हेलो फ्रेंड्स, संस्कृति स्टडी पॉइंट में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। हम 12th क्लास के दूसरे चैप्टर के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले मूल अधिकारों का अध्ययन किया। अब हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। नीति निर्देशक तत्व, ये नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिए जाते हैं। इन्हीं राज्य नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर कोई भी कानून का निर्माण करेगा। अब देखिए, भारतीय संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्वों को लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक कहा जाता है। यानी सबसे अधिक लोगों की भलाई करने वाला लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक। और इसको हमारे संविधान निर्माताओं ने, जिसने संविधान का निर्माण किया है, उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी उस संविधान से, आयरलैंड के संविधान से इन तत्वों को शामिल किया गया भारतीय संविधान के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। 36 से 51 तक दे रखे हैं नीति निर्देशक तत्व। इससे पहले देखिए, हमने मूल अधिकार के बारे में अध्ययन किया है। मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर वर्णित है, और उसमें हमने पढ़ा है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, जिसके अंदर आपकी किताब के अंदर जो 14 से लेकर 31 तक दिया गया है। यानी इससे पहले 14 से पहले 12 और 13 नहीं अध्ययन किया है, और फिर 32, 33, 34 और 35 इनका हमने अध्ययन नहीं किया है। टोटल 12 से 35 तक है, जिसके अंतर्गत 14 से लेकर 32 तक हमने अध्ययन किया है। ठीक है। और 35 के बाद में नीति निर्देशक तत्व प्रारंभ होते हैं, जो भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत दिए गए हैं। और सबसे पहले इसमें देखिए, नीति निर्देशक तत्व का अभिप्राय क्या है, तो इसका क्या महत्व है। तो देखिए, देश में सामाजिक व आर्थिक समानता, यानी सामाजिक स्तर पर समाज के अंदर वर्ग, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होना, वो सामाजिक है। और आर्थिक यानी आय के आधार पर, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो सामाजिक और आर्थिक समानता वो सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की स्थापना करने के लिए संविधान में सामाजिक और आर्थिक समानता व स्वतंत्रता को स्थापना करने के लिए संविधान में सरकार के लिए, यानी सरकार को दिए गए, सरकार के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। कुछ निर्देशों का सरकार के लिए संविधान में कुछ निर्देशों का प्रावधान किया गया, जो वाद योग्य नहीं है। यानी कहने का मतलब है, ये नीति निर्देशक तत्वों को प्राप्त करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट कहीं पर नहीं जा सकते हैं, वाद योग्य नहीं है। यानी कहने का मतलब है, इसके लिए आप कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते हैं, और इन्हीं को हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। एक बार वापस देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो एक लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक है, और नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया। यानी संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया, और भारतीय संविधान के भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया, जिसके अंदर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिया गया। इसका अभिप्राय है कि देश में सामाजिक और आर्थिक समानता, स्वतंत्रता, यानी सामाजिक समानता और आर्थिक समानता, इसके साथ ही सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता की स्थापना करने के लिए संविधान में सरकार के लिए कुछ निर्देशों का प्रावधान किया गया है,
और उसी को हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और ये नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, इनको प्राप्त करने के लिए हम कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते। अब देखिए नीति निर्देशक तत्व का क्या महत्व है, इनके महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। नीति निर्देशक तत्व का महत्व, इसका पहला महत्व है शासन के लिए आचार संहिताएं। शासन के लिए आचार संहिता, इसका मतलब है जो शासन का संचालन करेगा वो नीति निर्देशित तत्वों को ध्यान में रखकर शासन का संचालन करेगा। दूसरा इसका महत्व है, दूसरा नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा तय करेगा। यानी किस प्रकार का लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है वो नीति निर्देशक तत्व के अंदर दिया गया। तीसरा इसका महत्व, शासन का मूल्यांकन किया जाएगा। शासन का मूल्यांकन, शासन किस प्रकार से चल रहा है। और नेक्स्ट है संविधान में, यानी नीति निर्देशक तत्वों को संविधान को क्रियान्वयन यानी लागू करने में सहायक हैं। यानी संविधान को लागू करने में नीति निर्देशक तत्वों का महत्वपूर्ण रोल है। इसके साथ ही जो नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं वो सामाजिक व आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में सहायक है। सामाजिक और आर्थिक बदलाव के अंदर देखिए समाज के अंदर धर्म, जाति, लिंग, भाषा, इसी के आधार पर अनेक प्रकार का भेदभाव होता है। उस भेदभाव को मिटाने के लिए, सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए सरकार नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान रखकर ऐसे कुछ कानून बनाएगी। और आर्थिक बदलाव में देखिए आर्थिक परिवर्तन के अंदर जो समाज के अंदर कुछ अमीर और गरीब दो प्रकार के खाई के अंदर बटा हुआ समाज है, उसको बदलने के लिए आर्थिक परिवर्तन के आधार पर कुछ कानूनों का निर्माण करेगी। अब देखिए नीति निर्देशक तत्वों के कुछ अनुच्छेद दे रखे हैं, उन अनुच्छेद के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 36 35 तक तो मूल अधिकार दे रखे थे। अनुच्छेद 36 के अंदर देखिए, यहाँ पर तुम्हारी किताब के अंदर जो अनुच्छेद दे रखा है सामाजिक, आर्थिक, इसके आधार पर बटा हुआ है। हम कंटिन्यू अनुच्छेद 36 से कंटिन्यू ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 के अंदर कुछ नहीं दे रखा है। अनुच्छेद 36 के अंदर राज्य को परिभाषित किया गया है, यानी सरकार को परिभाषित किया गया है। ये सरकार किसे कहेंगे, तो इसके अंतर्गत राज्य को प्राप्त होने वाले जितने भी संसाधन राज्य से, यानी राज्य के अंदर जितनी भी संस्थाएं उनसे प्राप्त होने वाले जो कर, टैक्स हैं, वो सभी राज्य की श्रेणी के अंदर आएंगे। दूसरा है अनुच्छेद 37। इसके अंदर राज्य यानी सरकार, यहां पर सब जगह राज्य दे रखा है। राज्य का मतलब होता है सरकार, तो आपको यहां से राज्य का मतलब सरकार से लेना है कि सरकार कानून का निर्माण करते समय नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर निर्माण करेगी। यानी अनुच्छेद 37 बताता है कि सरकार जो भी कानून का निर्माण करेगी, उन कानूनों का निर्माण करते समय नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर कानूनों का निर्माण करना। यानी ऐसा नहीं हो नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना हो। इसके बाद में अनुच्छेद 38। सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करेगा अनुच्छेद 38 के अंदर, या राज्य इस प्रकार व्यवस्था करेगा जिससे सामाजिक,
आर्थिक व राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की स्थापना हो सके। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 38 कभी कभार बताया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा वो अनुच्छेद है जहां पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 38। इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय की बात है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। 3 प्रकार के न्याय का वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 के अंदर 6 बातों का उल्लेख किया गया है। इसके अंदर 6 बातों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 39 के अंदर। पहला, सभी स्त्रियों व पुरुषों को आजीविका, यानी किसी भी प्रकार का काम करने का, अपने आजीविका पालन करने का समान अवसर मिलेगा, समान अवसर होगा। देखिए, इसका मतलब होता है सभी स्त्री और पुरुष अपनी आजीविका को, अपने आजीविका पाने के लिए दोनों को बराबर का अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं राज्य पुरुष को अधिक अवसर दे या महिला को अधिक अवसर दे, दोनों के लिए बराबर का अवसर दिया जाएगा। दूसरा, इसके अनुच्छेद 39 के अंदर दे रखा है कि सरकार या राज्य भौतिक संसाधन, जितने भी भौतिक संसाधन हैं, जैसे खाद्यान्न है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, ऐसे कि भौतिक संसाधनों का आवंटन यानी उसका वितरण, भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार से करेगा, इस प्रकार से करेगा जिसमें अधिकतम लोगों का हेतु, लोगों का हेतु, यानी भौतिक संसाधनों का, यानी सरकार भौतिक संसाधन है, जितने भी भौतिक संसाधन है हमारे, उनका वितरण इस प्रकार से होना चाहिए लोगों का अधिक से अधिक हित हो, इन अधिक से अधिक लोगों की भलाई हो इस प्रकार के भौतिक संसाधनों में। और तीसरा, सरकार आर्थिक संसाधनों, आर्थिक जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों के केंद्रीकरण, केंद्रीकरण का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के हाथ या किसी एक बिल्डर के हाथ या एक सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए। तो केंद्रीकरण रोकने का प्रयास करेगा, केंद्रीकरण रोकने का प्रयास करेगा, यानी राज्य क्या करेगा, आर्थिक संसाधन, जितने भी आर्थिक संसाधन है, आजीविका के आर्थिक साधन है, उनको केंद्रीकरण किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। उनको रोकने का जो कानून है वो सरकार बनाएगी। और नेक्स्ट 4 नंबर दे रखा है इसके अंतर्गत कि सभी स्त्री और पुरुष, सभी स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। यानी अनुच्छेद 39 के अंदर, 39(4) के अंदर दे रखा है कि सभी स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य, यानी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक जैसे कार्य के लिए एक जैसा वेतन दिया जाएगा। यानी स्त्री और पुरुष दोनों एक जैसे कार्य करते हैं, उन दोनों के लिए वेतन अलग अलग नहीं होगा, एक जैसा वेतन होगा। फिर नेक्स्ट 5वां इसका पॉइंट है, सरकार व्यक्तियों
कोई ऐसा कार्य नहीं देगा जो उनकी आयु के विरुद्ध हो। यानी नेक्स्ट दे रखा है कि सरकार व्यक्तियों को ऐसा कोई कार्य नहीं देगा जो उसके आयु के विरुद्ध। अगर बूढ़ों को अगर कठिन कार्य दिया जाएगा तो वो नीति निर्देशक तत्वों को अवहेलना की जाएगी। तो इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं दिया जाएगा। और नेक्स्ट 6 नंबर दे रखा है कि सभी व्यक्तियों को, ये सभी बच्चों को गरिमा युक्त वातावरण उपलब्ध करवाएगा। यानी राज्य सभी बच्चों को गरिमा युक्त वातावरण उपलब्ध कराने का कार्य करेगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के अंदर 6 बातों को उल्लेख किया है। एक बार वापस देखिए कि राज्य सभी स्त्री और पुरुषों को आजीविका पालने के लिए समान अवसर देगा। नहीं, स्त्री पुरुष को कार्य के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा है, राज्य भौतिक संसाधनों का जो वितरण करेगा वो इस प्रकार से करेगा जिसमें अधिकतम लोगों का हित हो, अधिक से अधिक लोगों की भलाई हो। नेक्स्ट है, तीसरा है कि राज्य आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण रोकने का प्रयास करेगा। और चौथा है, सभी स्त्री और पुरुषों को एक जैसा अगर कार्य है तो उन स्त्री और पुरुषों को एक जैसा ही वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार व्यक्तियों के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो उसके उम्र के विरुद्ध हो, आयु के विरुद्ध हो। और नेक्स्ट है कि राज्य सभी बच्चों को गरिमा युक्त वातावरण उपलब्ध कराने का कार्य करेगा। इसके साथ ही नेक्स्ट अनुच्छेद है 40। अनुच्छेद 40 के अंदर, अनुच्छेद 40 को गांधी जी का अनुच्छेद भी कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 40 गांधी जी का अनुच्छेद, जिसके अंदर ग्राम स्वराज्य की अवधारणा दी गई है। यानी गांधी जी का ग्राम स्वराज्य का जो आधार मिलता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंदर मिलता है। देखिए अनुच्छेद 40 के अंदर ये बताया गया है, अनुच्छेद 40 कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। जो ये अनुच्छेद है वो गांधी जी के ग्राम स्वराज्य के विचारों से प्रेरित है। यानी अनुच्छेद 40 से वो ग्राम पंचायतों का गठन, और भारतीय संविधान के अंदर ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो मूल संविधान के अंदर का नहीं था। भारतीय संविधान के अंदर 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, 73वें के अंदर और 73 के अंदर ग्राम स्तर पर और 74 के अंदर शहरी। यानी यहाँ पर 73 के अंदर 1992 के अंदर ग्रामीण स्तर पर 3 स्तर बनाए गए। ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। और शहरी निकाय, एक ग्रामीण निकाय है, ये शहरी निकाय दूसरा जो 74 संविधान संशोधन के अंदर दे रखा है। इसके अंदर भी 3 दे रखा है, एक है नगर पालिका, दूसरा है नगर परिषद और तीसरा है नगर निगम, जिसको हम इन सबको बारे में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इनका अध्ययन करेंगे। तो ध्यान रखना, 73 संविधान संशोधन जो ग्रामीण निकाय दे रखा है उसको भी 3 स्तर पर बांटा गया है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के अंदर। और 74वें संविधान संशोधन के अंदर शहरी निकाय के अंदर 3 स्तर पर इसको भी शासन को बांटा गया है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। ये दोनों अलग अलग है, ये ध्यान रखना। इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंदर दिया गया। इसके बाद में अनुच्छेद 41 नीति निर्देशक तत्वों का, अनुच्छेद 41 में ये बताया गया है सभी व्यक्तियों को, अनुच्छेद 41 सभी व्यक्तियों को, यानी राज्य यानी सरकार सभी व्यक्तियों को
काम, शिक्षा तथा बेकारों, जो बेकार बैठे हैं बेकारों, बीमारों, बुजुर्गों, व विकलांग लोगों के लिए लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। यानी अनुच्छेद 41 ये बताता है कि सभी व्यक्तियों के लिए राज्य यानी सरकार उन व्यक्तियों को काम उपलब्ध करवाएगा, उन व्यक्तियों को शिक्षा उपलब्ध करवाएगा, इसके साथ जो बेकार बैठे हैं उनको लिए लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा, बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो विकलांग हैं, उनके लिए लोक सहायता यानी पेंशन की व्यवस्था राज्य करेगा। इसके बाद अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 में यह बताया गया है कि राज्य यानी सरकार, राज्य काम के लिए यथोचित यानी उचित वो मानवोचित मानसिक मानवोचित दशाएं उपलब्ध करवाएगी, दशाएं उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही स्त्रियों को प्रसूति सहायता, स्त्रियों को प्रसूति सहायता भी उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, राज्य काम के लिए यथोचित यानी ऐसी दशाएं उपलब्ध करवाएगा मानवोचित जिसमें सभी व्यक्तियों को एक जैसा काम मिल सके और सभी स्त्रियों को प्रसूति सहायता इन हॉस्पिटल की ऐसी सुविधाएं प्राप्त हो सके। इसके बाद में अनुच्छेद 43 देखें, इसके अंदर राज्य सभी यानी राज्य का मतलब सरकार सभी व्यक्तियों को निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 43 के अंदर राज्य सरकार सभी व्यक्तियों को इस प्रकार का वेतन देगा जो उसका घर खर्च चल सके, निर्वाह योग्य का मतलब है उसका खर्च चल सके घर का, इस प्रकार का वेतन राज्य उपलब्ध करवाएगा। और इसके अंदर फिर संशोधन किया गया और 43A जोड़ा गया है और इसके अंदर क्या दिया गया है कि राज्य उद्योगों को, जो बड़े बड़े उद्योग हैं उन उद्योगों के प्रबंधन यानी उसका रख रखाव प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। इन कहने का मतलब है जो बड़े बड़े उद्योग हैं उन उद्योगों का अगर प्रबंधन करने में श्रमिकों की भागीदारी लेना बहुत जरूरी है। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A के अंदर दिया गया है। एक बार वापस देखिए अनुच्छेद 41, इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को काम उपलब्ध करवाने के लिए, शिक्षा उपलब्ध करवाने, जो बेकार बैठे बेरोजगार उनको रोजगार देने के लिए, जो बीमार हैं उनको हॉस्पिटल, जो बुजुर्ग हैं जो काम नहीं कर सकते, विकलांग लोग हैं उनके लिए लोक सहायता इन पेंशन उपलब्ध कराने का कार्य राज्य करेगा। फिर अनुच्छेद 42, इसके अंदर सरकार यथोचित व मानवोचित ऐसी दशाएं उपलब्ध करवाएगा जिसके लिए उसको न्यूनतम आय प्राप्त हो और इसके साथ ही स्त्रियों को प्रसूति सहायता निःशुल्क उपलब्ध करवाएगा। फिर दे रखा है अनुच्छेद 43 के अंदर राज्य सभी व्यक्तियों को निर्वाह योग्य यानी उनको घर खर्च चलने जितना वेतन उपलब्ध करवाएगा। जो राज्य सरकार के अंदर पे अधिकारी या कर्मचारी जो भी हैं। फिर 43A में राज्य उद्योगों के प्रबंधन के लिए यानी कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था या प्रबंधन करने के लिए श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए भागीदारी दी जाएगी। इसके बाद में अनुच्छेद 44 देखिए, अनुच्छेद 44 के अंदर
समान नागरिक संहिता उपलब्ध। समान नागरिक संहिता का मतलब होता है देश के अंदर जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून का निर्माण करना। और एक जैसा कानून का निर्माण वो विवाह संबंधित, तलाक संबंधित और उत्तराधिकारी संबंधित होते हैं। देखिए अनुच्छेद 44, इसके अंतर्गत राज्य यानी सरकार राज्य नागरिकों के लिए, राज्य नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, नागरिक संहिता इसका मतलब है एक जैसे कानून। देश के सभी व्यक्तियों को समान नागरिक संहिता, एक जैसा कानून का प्रावधान करेगा। और वर्तमान में ये गोवा के अंदर लागू है, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44। इसका तात्पर्य होता है देश के सभी, जो देश के अंदर रहने वाले सभी व्यक्तियों या सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी इत्यादि जो कानून है वो एक जैसे होने चाहिए। भारत में क्या है, विवाह संबंधी जो कानून है वो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग है, और वर्तमान में तलाक कानून बना दिया गया है, और उत्तराधिकारी जितने धर्म है उसके अलग अलग है। इसका मतलब यह है कि सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, और वर्तमान में ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 गोवा के अंतर्गत लागू किया गया है। इसके बाद में अनुच्छेद 45, इसको हमने पहले से भी अध्ययन किया है। अनुच्छेद 45 इसमें 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए हमने मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ा है, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। और इसके साथ ही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चे के शिक्षा के लिए बारे में जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 45 के अंदर क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पूर्व प्रारंभिक जो नर्सरी, केजी, प्रेप इन क्लासों के लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा व उनकी बाल्यावस्था, उनकी बाल्यावस्था की व्यवस्था करेगा। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 है। इसको संशोधन किया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर। उससे पहले यहां पर लिखा था 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा, याद रखना एक प्रारंभिक है एक पूर्व प्रारंभिक है। तो पूर्व प्रारंभिक है वो 6 से संविधान संशोधन के बाद में जोड़ा गया है। उससे पहले यहाँ पर लिखा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा राज्य। तो वर्तमान में पूर्व प्रारंभिक इन 6 वर्ष से कम, तो पहले थे 6 से 14 वर्ष, अब 6 वर्ष से कम। फिर अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 के अंदर बताया गया है कि राज्य जो अनुचित जाति है और वो अनुचित जनजाति है, वो कमजोर वर्ग है, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 46 बताता है, अनुच्छेद 46 जिसके अंदर SC अनुचित जाति और ST यानी अनुचित जनजाति वो कमजोर वर्ग, इनके लिए राज्य यानी सरकार कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। शिक्षा उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य का है। फिर अनुच्छेद 47, इसके अंतर्गत राज्य यानी सरकार सभी लोगों के लिए, यानी राज्य सभी लोगों के लिए जो राज्य के अंदर निवास करने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए पोषाहार युक्त पौष्टिक भोजन, पोषाहार युक्त भोजन की व्यवस्था करेगा। इसके साथ ही और क्या व्यवस्था करेगा देखिए, और ऐसे मादक पदार्थ
जो नशीले पदार्थ हैं, ऐसे मादक पदार्थ, उन पर क्या करेगा? प्रतिबंध लगाएगा। ऐसे मादक पदार्थ जिस पर प्रतिबंध लगेगा जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यानी एक तो है राज्य सभी को पोषाहार युक्त भोजन की व्यवस्था करेगा, साथ ही ऐसे मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगा जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके बाद में अनुच्छेद 48, इसके अंदर बताया गया है राज्य कृषि व पशुपालन, कृषि व पशुपालन, इसके साथ ही आधुनिक व वैज्ञानिक ढंग से संचालन करेगा। कहने का मतलब है राज्य यानी सरकार कृषि और पशुपालन आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संचालन करेगा। यानी पुरानी हिसाब से अब कृषि का पालन नहीं होगा, कृषि और पशुपालन का पालन नहीं होगा, और आधुनिक यानी वैज्ञानिक तौर तरीके पर कृषि का संचालन और पशुपालन किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें गाय व बछड़ों तथा अन्य जितने भी दुधारू पशु हैं, दूध देने वाले पशु, दुधारू पशुओं के नस्लों में सुधार करेगा और तथा उनका वध करने पर प्रतिबंध लगाएगा। यानी गाय व बछड़ों तथा उसके साथ ही दुधारू पशुओं की नस्लों में सुधार करने के साथ ही उनका वध, जितने भी दुधारू पशु हैं उनका वध करने पर राज्य उस पर प्रतिबंध लगाएगा। इसके बाद में अनुच्छेद 48A जोड़ा गया है। 48A जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें अनुच्छेद 48A के अंदर यह बताया गया है राज्य यानी सरकार पर्यावरण संरक्षण व वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48A 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। राज्य क्या करेगा? पर्यावरण का संरक्षण करेगा और पर्यावरण को बचाने का कार्य करेगा। इसके साथ ही जितने भी वन और वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करने का कार्य भी सरकार का है। इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1946 में 48A जोड़ा गया, ध्यान रखना है। इसके बाद में अनुच्छेद 49 में बताया गया है राज्य राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्थान, स्मारक और विरासत हैं उनकी सुरक्षा करेगा। अनुच्छेद 49 इसमें बताया गया है राज्य यानी सरकार जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, हमारे जो धरोहर है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को व उनकी विरासतों को व उनके स्थानों का संरक्षण यानी सुरक्षा प्रदान करेगा। राष्ट्रीय महत्व के विषय ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं, विरासत हैं उनकी, या राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्थान हैं उनका संरक्षण करने का कार्य भी राज्य करेगा, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के अंदर दे रखा है। इसके बाद में अनुच्छेद 50 में बताया गया राज्य यानी सरकार, कार्यपालिका यानी सरकार खुद, व न्यायपालिका जो पिरामिड आकार की है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनको अलग करने का कार्य, अलग करने का कार्य करेगा। ये राज्य क्या करेगा?
कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग कार्य करने का कार्य करेगा। यानी कार्यपालिका जो सरकार का संचालन करती है, न्यायपालिका जो बिल्कुल अलग होती है इनसे, ठीक है, जो पिरामिड आकार की होती है, जिसके अंदर सबसे ऊपर होती है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद होता है राज्यों के अंदर हाई कोर्ट, उसके बाद प्रत्येक जिले के अंदर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर होता है सबसे तहसील स्तर पर होता है अधीनस्थ न्यायालय। ये न्यायपालिका, इसके कार्य और सरकार के कार्य दोनों का अलग अलग है। यानी ये जो न्यायपालिका है ये सरकार के कार्य, कार्यपालिका के कार्यों की व्याख्या करेगा। जो कार्य कार्यपालिका ने लागू किए हैं वे कार्य सही है या नहीं है, वो कार्य न्यायपालिका का है। अब देखिए, लास्ट जो नीति निर्देशक तत्व है वो अनुच्छेद 51 तक दे रखा है। अनुच्छेद 51 को अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा संबंधी अनुच्छेद भी कहा जाता है। अनुच्छेद 51, इसको अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा संबंधी कुछ प्रावधान किए गए, कुछ प्रावधान किए गए। सबसे पहला प्रावधान, एक राज्य यानी जो हमारा देश है वो क्या करेगा, जो हमारा देश है भारत, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बढ़ावा देगा। ये हमारा देश क्या करेगा, सबसे पहले जितने भी अंतर्राष्ट्रीय शांति है उनकी व्यवस्था को बनाए रखना, उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। दूसरा है, सभी देशों के मध्य, जितने भी देश है विश्व के, उनको सभी देशों में राजनीतिक विज्ञान के अंदर राज्य कहते हैं, सभी देशों के मध्य न्याय संगत व सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देगा। यानी सभी देशों के मध्य न्याय संगत और सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। और तीसरा, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों व समझौतों का वो देश क्या करेगा, उनका पालन, यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और संधियों का सभी का पालन करेगा। नेक्स्ट लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विवादों हैं उन विवादों का जो समाधान है वो समाधान मध्यस्थता, इन आपस में बैठकर मध्यस्थता से करेगा। एक बार वापस देखिए अनुच्छेद 51, इसको पंचशील सिद्धांत का कुछ दर्शन माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित, यानी राज्य हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सबसे अधिक बढ़ावा देगा। दूसरा है कि सभी देशों के मध्य न्याय संगत सम्मानजनक व्यवहार करेगा। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता का पालन करेगा। और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उनका समाधान मध्यस्थता को तीसरा देश के साथ मिलकर करेगा।